Assalamualaikum. This is Miss Mehboob Asghar Ali, and we are doing our lecture number 3 of the subject Introduction to Political Science. So far, previous lecture तक, the last two lectures के अंदर हमने ये cover किया था कि what is the meaning of the word politics, एंड उसके बाद हमने देखा था कि पॉलिटिक्स का उस वर्ड से आगे उसकी डेरिवेटिव डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमें अवेलेबल थे बाय डिफरेंट ऑथर्स, हमने उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. देन वी वेंट टू वर्ड्स की इस वर्ड को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं विद आवर एवरीडे लाइफ और बाकी सारी चीज़ों के साथ. ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे. दिस इज़ बेसिकली द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 जो हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था. सो हम उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं. एंड सो फार वी आर स्टिल ऑन लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1. ओके, सो बेसिकली जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड करवाई थी उसके अकॉर्डिंग आपका पेज नंबर 7 होगा ये. ठीक है, जो बुक हमने क्लास में डिस्कस की थी और मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना पेज नंबर 7 देखोगे तो ये सारा जो मटेरियल हम आज डिस्कस करेंगे ये उससे ऑनवर्ड्स होगा. जस्ट टू गिव यू अ गाइडलाइन सो दैट आपको बुक में से उस चीज़ को अगर आप रीड आउट करना चाहो फॉर द एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एवरीथिंग, सो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो. So we'll start with the first topic जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, that is what is the scope of political science. ठीक है, स्कोप का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसको आप किस किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो दैट इज़ बेसिकली द स्कोप ऑफ एनी सब्जेक्ट. तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं हमारे लिए उसका स्कोप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वी नीड टू नो दैट वाई एग्जैक्टली आर वी studying the subject and then why and how we can implement the subject in our everyday life. Okay, so basically हम scope के साथ आज continue कर रहे हैं topic political theory, entire body of the doctrine relating to the origin, form, behavior and purpose of the state. ठीक है, so basically इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को देखेंगे. political theory होती है. ठीक है, theory क्या होती है कि जिस सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो उनकी एक पॉलिटिकल थ्योरी होती है. ठीक है, उनकी एक अप्रोच होती है कि व्हाई दे आर एक्चुअली मेकिंग दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, और उनका एक एजेंडा होता है, उनका एक माइंडसेट होता है, उनकी एक थ्योरी होती है कि जी हमने इस चीज़ को अपनी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है और हमने इस एक सोच को लेके हमने आगे बढ़ना है बेसिकली. ठीक है, सो अब जैसे अगर मैं आपको अपनी करंट गवर्नमेंट की एग्जांपल दूं कि हमारे पास अगर पीटीआई इस वक्त हमारी रूलिंग बॉडी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी बेसिकली क्या अप्रोच थी व्हेन दे केम इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो. उनका माइंडसेट ये था कि हमें करप्शन का खात्मा करना है. ओके, अगर हम जो हमारी पीपी है अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो उनका बेसिकली क्या नारा था भुट्टो का, रोटी कपड़ा और मकान, कि हम आपको जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करेंगे और किसी भी इंडिविजुअल को जो अंडर हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस रह रहा होगा उसको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जिसमें ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा या परेशान नहीं होना पड़ेगा. सो दीज आर द टू डिफरेंट पॉलिटिकल थेरीज बट टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब वो जो थेरी वो लेके चल रहे होते हैं उनकी हर डिसीजन मेकिंग में, उनकी हर जिस भी सिनेरियो के अंदर वो ऑपरेट कर रहे होते हैं उनकी वो थेरी डिपेक्ट करती है. ठीक है, उनके सारे डिसीजन मेकिंग, उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज रिवॉल्व अराउंड करेंगी इन पॉलिटिकल थेरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी उनकी पार्टी की थेरी या डॉक्ट्राइन होगा बेसिकली. पॉलिटिकल थेरी हमें समझ में आ गई. देन देयर इज कम पॉलिटिकल लॉ. अब इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं और इंटरनेशनल लॉज होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप में से कभी किसी ने पॉलिटिकल डिस्कशंस देखी हो तो अक्सर उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूट में ये बात नहीं लिखी हुई. इट्स बेसिकली, अगर अगेन मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो एक रूल बुक होती है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन
जब भी कोई कंट्री बनती है तो उसके कुछ रूल्स लिखे जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान जब बना होगा 1947 में, और पॉलिटिकल पार्टीज जब पहली दफ़ा इमर्ज हुई होंगी ऑन द स्क्रीन ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस बिल्ड किए होंगे, उन्होंने कुछ लॉज बनाए होंगे जिनको आपके पार्लियामेंट वगैरह में पास किया जाता है, आपके डिफरेंट बिल्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपके डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है? कि एक मुल्क में रहते हुए आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। दिस अप्लाइज टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, एंड दिस अप्लाइज टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कि कौन सा ऐसा कानून है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कौन सी ऐसी सज़ा जज़ा है जिसका फैसला आप कर सकते हो। मतलब डिफरेंट उसमें आपको रूल्स बताए जाते हैं ताकि जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी है वो उसी ब्रैकेट के अंदर रहते हुए, वो उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी उसको एज इट इज़ लेके चलना होगा। सो दैट इज़ बेसिकली योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं तो दैट इज़ कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगी, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है कि इदारे चलेंगे किस तरीके से। अब इदारे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, आपके पास लीगल इदारे भी होते हैं, आपके पास प्राइवेट इदारे भी होते हैं। मतलब एक कंट्री के अंदर आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइक बिजनेस, या इन टर्म्स ऑफ लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या लीगल इंस्टीट्यूट्स या व्हाटसोएवर, आपके दिमाग में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन लॉज को डिफाइन कर दिया जाता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री। देन देयर इज इंटरनेशनल लॉ। अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, हमने मुल्कों के साथ किस तरह से ताल्लुकात बनाने हैं उसको किस तरीके से बहाल रखना है, उसको किस तरीके से इवॉल्व करना है, उसको किस तरह से ग्रो करना है, हम दूसरी मुल्कों से क्या हेल्प मांग सकते हैं, हम किस किस्म की हेल्प उन्हें दे सकते हैं, हम किस किस्म की ट्रेड उनके साथ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के अंदर फॉल करेंगी। ओके, सो फार हमें क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल साइंस की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ पे। एक तो पॉलिटिकल थ्योरी डिफाइन होती है आपकी, ठीक है, कि आपने अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना रही हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आई नीड टू नो कि मेरी पॉलिटिकल थ्योरी क्या होगी, मैं किस सोच के तहत वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रही हूँ। सेकेंड, आपके पास पब्लिक लॉज होते हैं कि आपने लॉ किस तरीके से बनाने हैं या उस मुल्क के अंदर कौन कौन से लॉज हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। Third is public administration methods are techniques used in actual management of state affair by the three branches of government. ठीक है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो पब्लिक लॉ हो गया ना, लॉ वो चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, आपके पास उसमें मार्जिन नहीं है किसी भी किस्म का कि आप उसमें अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं ला सकते। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि ये आपकी थोड़ी सी विल के ऊपर होती है, ठीक है। जिस तरह हर इंसान का काम करने का तरीका फ़र्क होता है। इफ़ आई एम गोइंग टू गिव यू वन टास्क कि आप लोग जाओ और ये एक एक्टिविटी है, आप सब परफॉर्म करके लेके आओ या कोई असाइनमेंट बना के लाओ, आप सब लोग उसे डिफरेंट तरीके से करोगे, ठीक है। असाइनमेंट लिखोगे डिफरेंट तरीके से, पावर पॉइंट बनाने को बोलूँगी तो डिफरेंट तरीके से बनाओगे। इफ़ आई गिव यू अ टास्क, किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी दूँगी तो आप सब उसको डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करोगे, बिकॉज़ बीइंग एन इंडिविजुअल, हर इंसान डिफरेंट है और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है, राइट? इसी तरीके से जब आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी सीन के ऊपर इमर्ज करती है, तो वो जो भी काम करेगी वो अपनी एक तो उस पॉलिटिकल थ्योरी को कंसीडर करते हुए कि मेरा एजेंडा क्या था, मैं किस सोच के तहत आई थी, ठीक है? और दूसरा, जो मुझे सही तरीका लगेगा कि यार इस काम को इस तरीके से परफॉर्म किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। सो वो उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिशन के ऊपर होता है या उनकी थोड़ी सी चॉइस के ऊपर होता है। बट वेयर एज अगर हम पब्लिक लॉ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर उनकी डिस्क्रिशन या उनकी चॉइस इंक्लूड नहीं हो सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस क्या है। लाइक अभी तक तो हमने स्कोप देखा ना कि रेंज क्या है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, कि किन किन जगहों पे इस सब्जेक्ट को या इस कोर्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि व्हाई एग्जैक्टली वी आर स्टडिंग इट, या उसके पढ़ने की या समझने की ज़रूरत क्यों है हमें। To discover the principles that should be adhered to public affairs and study the operations of the government. आपको प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको पहले बताया, पिछली स्लाइड के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड
कि गवर्नमेंट ने ऑपरेट किस तरीके से करना है, ठीक है? उसने किस तरीके से डूज़ एंड डोंट्स की जो हमने बात की थी ना, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरीके से आप कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी कंट्री के अंदर परफॉर्म होंगी और किस तरीके से उनको मॉनिटर किया जाएगा बेसिकली। इट्स फाइंडिंग कैन बी यूज्ड इन सीकिंग रेजोल्यूशन टू द इमीडिएट सिचुएशन, कि अगर कोई इमीडिएट सिचुएशन ऐसी आ जाती है कंट्री के अंदर और वहाँ पे आपको डील करना पड़ता है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस हेल्प करेगी कि आप राइट डिसीजन मेकिंग किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपके सोसाइटल और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनको डील करने में भी आपकी पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? इकोनॉमिक इशू किस कंट्री के क्या होते हैं, कि वहाँ पे इन्फ्लेशन कैसे हो रही है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं, अब वो चीज़ों को डील कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली आपकी पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, जॉब क्रिएशंस करती हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो दे विल मेक श्योर कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट की जाएँ जिसके थ्रू हम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते होंगे, या अगर डिमांड एंड सप्लाई का कोई इशू आ रहा है कि मुल्क के अंदर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करते हैं ना कि हमें किसी और कंट्री से इम्पोर्ट्स की ज़रूरत है, और अगर हमारे पास सरप्लस है, हमारी सप्लाईज बहुत ज़्यादा है और आगे डिमांड उतनी नहीं है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ही कर रही होती है। सॉरी, ठीक है? सो अब अगर हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं, तो आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल इश्यूज हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर का इशू है आपके पास, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उन सबको डील किस तरीके से करना है, उसकी डिसीजन मेकिंग भी आपकी जो भी गवर्निंग उस वक्त की गवर्नमेंट है वो उसको मेक श्योर कर रही होगी, ठीक है? ये हमारे पास कुछ फंक्शंस आ गए इसके। नेसेसिटी ऑफ द स्टडी, कि हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी रेज हो सकता है कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, कि बीइंग एन ऑर्डिनरी या एक लेमैन, हमें इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इट? यू नीड टू स्टडी इट बिकॉज इट एजुकेट्स यू एज अ सिटीजन ऑल्सो। ये आपको हेल्प करेगी कि आपको भी तो बीइंग अ सिटीजन अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, कि एक मुल्क में रहते हुए मेरी क्या फ़राइज़ हैं और मेरे क्या हकूक़ हैं। अगर मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है इस कंट्री के अंदर, तो मैंने किससे जाके कैसे हेल्प लेनी है, ठीक है? और बीइंग अ सिटीज़न, अगर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई मेक इट क्लियर टू यू, मैं देखती हूँ कि कोई इल्लीगल एक्टिविटी है जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, किसी कहीं पे कुछ हो रही है, तो बीइंग अ सिटीज़न मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं मैं उनको इन्फॉर्म करूँ, ठीक है? तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं व्हेन यू आर लिविंग इन अ स्टेट और अ कंट्री। सेकेंड पॉइंट इज़ असेंशियल फॉर लिबरल एजुकेशन, की जब हम लिबरल एजुकेशन की बात करते हैं, लिबरल एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके पास चॉइस ऑफ एजुकेशन है, आपको दुनिया की हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? आपको उसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है, बिकॉज you cannot move around in a country without knowing your rights, your responsibilities। उनके बिना आप एक मुल्क के अंदर या एक कंट्री के अंदर कैसे ऑपरेट कर सकते हो या रह सकते हो, ठीक है? थर्ड इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपको थोड़ा सा वहाँ अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? कि अगर आपके ऊपर कोई ऑब्वियसली कोई रूल बना के इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारी गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली ऑथराइज टू डू इट, उनके पास इतनी अथॉरिटी है, वो ये हमारे साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, कि हर इंसान के पास आज़ादी राय है। राय का मतलब ये है कि मेरी एक ओपिनियन हो सकती है, मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है, ये गलत है, ये सही है। जब आपके पास वोटिंग राइट्स है, सिलेक्शन का राइट है कि आप अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो या रूल करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, तो अगेन आपके पास ये राइट भी है कि आप उनके ओपिनियन से एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हो, कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, आई डोंट एग्री टू दिस, कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाऊँ, कि जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ था कि व्हाई दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस रूल, कि जी सैटरडे संडे को दुकानें बंद रहेंगी।
आपकी जितनी भी ये ताजर कम्युनिटी थी, उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा इशू किया था एंड दे वेंट आउट टू स्पीक अबाउट इट ऑल्सो कि क्यों आपने सैटरडे संडे को बंद कर दिया, बिकॉज हमारा तो मेन सेल डेज ही वही होते हैं। दे हैड एन ओपिनियन अबाउट इट, राइट। वो उनके पास आज़ादी राय कहाँ से है, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। और अगर उन्हें ये ना पता होता कि उनके पास ये राइट है, उनका ये हक है कि अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं जस्टिफाइड रखता तो उसके अगेंस्ट जाके एक प्रॉपर वे में और एक ऑथेंटिक और सिस्टमैटिक वे में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब तक उन्हें ये बात क्लियर नहीं होती, वो अपनी ओपिनियन डिस्क्लोज ही ना करते, वो तो चुपचाप उस चीज़ को मान के बैठ जाते। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आपके राइट्स और वो क्या हैं। ओके, यहाँ तक तो हम स्लाइड में से देख रहे थे। नेक्स्ट में आपको एक टॉपिक जो है वो हम अपनी बुक से कवर करेंगे, बिकॉज दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द स्लाइड्स विद मी। सो उसके लिए आई विल बी टेलिंग यू कि आप अपने पेज नंबर 16 के ऊपर आओगे, ओके, ऑफ योर बुक, द वन दैट आई हैव रिकमेंडेड यू, ठीक है। वहाँ पे अब हम देखेंगे कि यूटिलिटी, अगेन यही टॉपिक है, नेसेसिटी और यूटिलिटी सेम बात होती है। नेसेसिटी का मतलब होता है कि क्यों ज़रूरी है, यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि ज़रूरत क्या है किसी चीज़ की या उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो इसी टॉपिक को मैं अब आपको थोड़ा सा बुक से भी आपकी एक्सप्लेन करूँगी टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। सबसे पहला पॉइंट जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का था, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स पता है, हमारे पास राइट है कि हम अपनी मर्जी के पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर सकें, और उसके बाद वो जिस किस्म के भी रूल्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इसकी यूटिलिटी क्यों है, बीइंग अ सिटीजन या बीइंग अ लेमैन, या आपके और मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपको पॉलिटिकली कॉन्शियस कर देती हैं, आपको वो हेल्प करती है कि आप अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर सको। जब आपको, जैसे मैंने अभी आपको दो डिफरेंट पार्टीज़ की थियरीज बताई ना, कि एक ये बिलीव करती है रोटी कपड़ा और मकान की आपको नेसेसिटीज़ मिलनी चाहिए, दूसरी कहती है कि मुल्क से करप्शन अगर ख़त्म होगी तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी, और जो उनका एजेंडा है। तो ये दो डिफरेंट थिंकिंग परस्पेक्टिव्स है ना। अब अगर आप पॉलिटिकली कॉन्शियस ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि दोनों पार्टीज़ की सोच क्या है, तो आप कैसे चूज़ करोगे कि मैंने किस पार्टी को वोट करना है, या मेरे अकॉर्डिंग किस पार्टी का एजेंडा जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को नेसेसिटीज़ मिलना इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो अब क्या होगा कि मैं उससे एग्री करती हूँ, तो ज़ाहिर है मैं उस पार्टी को वोट दूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, वाक़ई ये सही कह रहे हैं, अगर करप्शन ख़त्म होगी तो जॉब्स की क्रिएशन होगी, तो मैं दूसरी पार्टी के साथ एग्री करूँगी ऑब्वियसली। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि आपको जब तक अपने राइट्स नहीं पता होंगे, आप उनको प्रोटेक्ट किस तरीके से करोगे। बीइंग अ सिटीज़न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने राइट्स एंड आपकी ड्यूटीज़ पता होंगी, ताकि आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करोगे। और राइट्स क्या है कि मुझे मेरे हकूक़ पता होंगे कि इस मुल्क में रहते हुए मेरे लीगल और बाकी सोशल और बाकी कौन-कौन से राइट्स हैं जिनको मैं अवेल कर सकती हूँ। प्रमोशन ऑफ नॉलेज, कि अगेन आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट होगी। आप बैचलर्स या मास्टर्स लेवल के ऊपर पढ़ रहे हो, आप आगे कंपनीज के अंदर जाके ऑपरेट करोगे, आपने डिसीजन मेकिंग करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कंपनी की सीईओ हूँ, लेट्स सपोज, मुझे पता होना चाहिए कि उस कंपनी, उस मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कि मैं कौन से डिसीजंस हैं जो ले सकती हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज कहती हूँ कि मैंने एक्सपोर्ट करनी है कोई चीज़ किसी और कंट्री में, अब आई नीड टू नो ना कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने, उसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या बनी है। जब तक मुझे पता ही नहीं होगी तो मैं बिज़नेस किस तरीके से उसको रन करूँगी। अगर मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है अपनी फैक्ट्री के अंदर, अगेन आई नीड टू नो कि हमारी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसने क्या-क्या रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, किस तरीके से मैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। तो आपकी नॉलेज एनहांसमेंट होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द वैल्यूज़, कि आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम वो आपको अलाउ करता है कि आप एक सोसाइटी के अंदर, फ्री सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रह सकते हैं। अगेन वही वाला पॉइंट है, थोड़ा सा पुराने पॉइंट से ही ये रिलेट हो रहा है, जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में हमने डिस्कस किया था, ये उससे मिलता जुलता ही है, कि आपको पता चलता है कि आपने किस तरीके से एक मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ रहना है। ओके, पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स के अंदर उन्होंने आपको बताया कि ये आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि आपके वोटिंग राइट्स क्या हैं, आपने किस तरह से किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है, सेलेक्ट करना है। बिकॉज
अगेन जस्ट टू मेक इट क्लियर कि क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हमने कौन सी पार्टी सेलेक्ट करनी है, क्या करना है, बिकॉज हमारा फ्यूचर हम उनके हाथ में दे रहे होते हैं। ठीक है, जो भी पार्टी आपकी गवर्नमेंट के अंदर आएगी, वो जो भी आपके मुल्क के लिए डिसीजन मेकिंग करेगी, या तो वो आपकी कंट्री को और एज एन इंडिविजुअल आपको भी ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, या वो आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जा सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम इतना सोच समझ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उनको वोट करने की कोशिश करते हैं। 7th पॉइंट इज़ एडजस्टमेंट ऑफ योर लॉयल्टीज़, कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के साथ अग्री करोगे, ज़ाहिर आप लॉयल भी उसी के साथ होगे, आपका माइंडसेट मैच करेगा और आप कहोगे, आप उसे सपोर्ट करोगे। इन अदर वर्ड्स, लॉयल्टी इज़ डिफरेंट, बट आप उसको सपोर्ट ज़्यादा करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल बिहेवियर, कि आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, आप बीइंग अ सिटीजन, ठीक है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको पता होगा कि पब्लिक पॉलिसीज़ को आपने अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे पास जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमने हमारा रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट और सब्जेक्ट्स के साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, या हाउ वी कैन रिलेट पॉलिटिकल साइंस विद डिफरेंट अलाइड साइंसेस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारे पास हिस्ट्री के साथ इसका क्या कनेक्शन है। History provides necessary data to research of politics, enables them to draw conclusion on the basis of political analysis of the past events. जो past events हैं, आपको हिस्ट्री में से अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप पढ़ोगे कि 1947 में किस तरीके से कंट्री बनी थी, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई थी, उन्होंने क्या क्या डिसीजन मेकिंग की थी, वो किस तरीके से मुल्क को, एक जो स्टार्टिंग मुल्क था, एक जो मुल्क अभी नया बना था, उसको यहाँ तक किस तरीके से लेके आए, वो सारी चीज़ें आप हिस्ट्री से पढ़ोगे। ठीक है, इब्ने खालिदून जो एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन का मतलब ये है कि जिसने हिस्ट्री के ऊपर बहुत काम किया है, ही सेड की स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज इनडिस्पेंसिबल टू पॉलिटिकल एनालिसिस, कि अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो इनडिस्पेंसिबल का मतलब है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो हिस्ट्री के सब्जेक्ट को, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, कि अगर हम ग्रीक उसके अंदर बात करते हैं तो आपकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके अंदर उसका बहुत गहरा रिलेशनशिप है आपकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, जो मैं आपको पिछले भी उसके अंदर बता चुकी हूँ कि आपको वहाँ से पता चलता है कि आपकी कंट्री के अंदर क्या इस वक्त इकोनॉमिक नीड्स क्या हैं। ठीक है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, जॉब्स की ज़रूरत है, सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें अपनी इम्पोर्ट्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या सोशल साइंस है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में बताया था कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं कंट्री या एक जगह के अंदर, तो उनको एक सोसाइटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वो किस तरीके से अपने मुल्क के अंदर रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ उन्होंने कैसे बिहेव करना है, यू नो कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ सोशल यू नो कम्युनिटी, और कौन सी चीज़ें हैं जो जिनका उनको ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है हमें। और लास्ट इज़ पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, तो पॉलिटिक्स और एथिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक है कि आपको जब तक एथिक्स किसी भी चीज़ में नहीं होंगे, एथिक्स क्या होते हैं, द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग राइट और रॉन्ग, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी किसी किसी भी चीज़ के अंदर, नॉट जस्ट इन द पॉलिटिकल साइंस वाला सिनेरियो, इन इवन इन योर एवरीडे लाइफ। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में आते हो, आपको पता होता है कि आपने कैसे एंटर होना है, आपने कैसे टीचर से बात करनी है, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपने कोई काम कहना है, अगर आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो देयर आर सर्टेन वेज ऑफ डूइंग इट, राइट? दीज आर कॉल्ड द एथिक्स। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, relationship of political science with psychology, which is very relevant to yours degree that you are doing.
अब आपको पॉलिटिकल साइंस क्यों पॉलिटिकल साइंस को क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, राइट? उसकी रीज़न ये है हमारे पास कि जब तक आपको पॉलिटिकल साइकोलॉजी आपको क्या हेल्प करती है कि आप लोगों के माइंडसेट्स को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है? सो बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को देख सको कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑपरेट कर रही हैं इस वक्त वर्ल्ड के अंदर या इन योर कंट्री, क्या वो लोगों के माइंडसेट्स को रीड कर पा रही हैं कि लोगों को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रही हैं? क्या वो उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं? दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज़ गोइंग टू टेल यू। Ibn Khaldun suggests that the pattern of government and its style is conditioned to the larger extent by the mental attitude of the people. ठीक है कि पॉलिटिकल उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो स्टाइल और पैटर्न है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उस मुल्क में रहने वाले लोगों का मेंटल एटीट्यूड क्या है, तो किस चीज़ को प्रेफर। जैसे हमारे यहाँ अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ की पार्टीज को भी डेमोक्रेटिकली ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन वो कंट्रीज जहाँ पे कम्युनिज्म है अभी तक, वहाँ पे आपकी जो भी गवर्नमेंट है उसने जो भी कह दिया है यू हैव टू फॉलो इट। आप उसके ऊपर कोई ओपिनियन अपनी शो नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट सपोज एंड अलाउड टू डू दैट। यहीं तक हम अपना चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 को रैप अप कर रहे हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग, एनी क्वेरी, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स दैट वी आर अवेलेबल विद, और मैं आपको आंसर करूँगी वहीं पे। बुक में से पेजेस मैंने आपको ये, अब हमने पेज नंबर 22 तक इसको किया, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 17, ठीक है? पेज नंबर 16, सॉरी, 16 टू 22 हमने बुक का कवर किया है, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर रिकमेंड की थी। इफ़ यू डोंट हैव इट, प्लीज़ कीप इट विद यू सो दैट आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो बुक से पढ़ा रही हूँ। जब तक आपके सामने बुक नहीं होगी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी प्रॉपरली। ओके, so keep your book in front of you and then listen to the audio, तो आपको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और फिर उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल हियर एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू। So I'm wrapping up the session for now. Thank you so much and I'll see you next time.